Good morning, everyone. I am Amit Moria. Welcome to Vedic IAS. फ्रेंड्स, ये अपना अभी दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारी मूलभूत बातें थी, सिलेबस वगैरह, वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक। मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट डिफाइन कर दिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। 10 टॉपिक लिए थे हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा आपका स्टोन एज, पाषाण काल। देखो गाइज, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना बिकॉज मेरे हाथ में भी पेन टैब है और जिसको चलाने में अभी मैं काफ़ी दिक्कत फील कर रहा हूँ। ठीक है, पाषाण काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था। पहला था आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नवपाषाण काल। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक, इसको मीसोलिथिक, इसको नियोलिथिक। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड हमने पाषाण काल का ओवरऑल टाइम पीरियड रखा था 6 लाख बीसी से टू 2000 2000 बीसी। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है कि आपका 1900 बीसी के आसपास हड़प्पा स्टार्ट हो जाता है। हड़प्पा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड जो लेके चलेंगे हम 6 लाख बीसी टू 2000 बीसी। अब जो हमने 3 पार्ट्स में आपका पाषाण काल को डिवाइड किया है, इसको हम पढ़ते हैं लगभग आप 6 लाख से आप इसको मान लीजिए 10 लाख बीसी, 10,000 बीसी। इसको लेके चलते हैं हम आपका 10,000 बीसी टू इसको लगभग 6-7 हजार बीसी। बिकॉज ये यहाँ पर मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़। वहां से हमें मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक पीरियड के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो वहीं वहां से प्राप्त हुए उपकरणों के आधार पर हम यहाँ से मध्य पाषाण काल खत्म करते हैं। देखो, जो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपना स्टोन एज को, इसके डिवाइडेशन का जो आधार रहेगा वो उपकरण रहेगा। उपकरण जो किससे निर्मित होते थे? पत्थर से। बिकॉज इनके कुछ अदर साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, ना ही इनकी कोई लिपि अभी तक मौजूद है। अभी तक मौजूद है क्या? इन लोगों को लिपि का ज्ञान था ही नहीं। जो इनकी पूरी ओवरऑल हिस्ट्री लिखी गई है, जो इनके ऊपर अनुसंधान हुआ है, वो ओनली पत्थरों के आधार पर हुआ था। ठीक है, जो पहला अनुसंधान स्टार्ट हुआ था आपका लगभग 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ 1863 में। ठीक है, पाषाण काल से रिलेटेड जो भी अनुसंधान स्टार्ट हुआ है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूड द्वारा 1863 से प्रारंभ माना जाता है। इन्हें लगभग मद्रास के आसपास कुछ पत्थर से निर्मित उपकरण ईटीसी इनको कुछ प्राप्त हुआ यहाँ पर। ठीक है, वहीं से इन्होंने पाषाण काल का अन्वेषण प्रारंभ किया। ठीक है, वहीं हम आपको बता दें 1861 के आसपास लगभग आपका एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे देश में जो भी एंशिएंट हिस्ट्री को खंगालने का काम आपका अंग्रेजों के टाइम पीरियड से ही हो गया था। ठीक है, जिसकी शुरुआत आपका 1863 से मानी जाती है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो मेन काम होता है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट एंशिएंट साइट्स होती है उनके रख रखाव का कार्य आपका एएसआई का होता है। इसकी स्थापना लगभग 1863 के आसपास हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने जो आपका डिवाइडेशन का आधार बताया है, 3 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हैं वो ओनली उपकरण के आधार पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, हम तीनों पार्ट्स को इन्हीं इंपॉर्टेंट बिंदुओं के आसपास ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका पूरा पाषाण काल।
टाइम पीरियड है ही इसका आप लोगों को नॉलेज में, 6 लाख टू 10,000 BC। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में आपका प्रारंभिक मानवों से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पहला आपका है पाकिस्तान, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी। आपका कश्मीर का आपका पहलगाम हो गया। थर्ड आपका प्रयागराज का आपका इलाहाबाद, बेलन घाटी। बेलन घाटी आपका मिर्जापुर और इलाहाबाद वाले रीजन में फैला हुआ है। देन आपका नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। यहीं पर आपका भीमबेटका है। जब हम एंसेंट आपका जब हम आपका कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे आपका स्टोन एज का, तो हम भीमबेटका पे चर्चा करें, काफी महत्वपूर्ण साइट है। ठीक है, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा। देन हो गया आपका लगभग तमिलनाडु में कुर्तलायर नदी घाटी। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट साइट्स हैं। इसमें हम कुछ और साइट्स भी जोड़ते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान का चित्तौड़ हो गया, प्लस आपका थार, गुजरात। तो ये काफी सारे ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें पूरा पाषाण कालीन मानवों के साक्ष्य मिलते हैं। ये साइट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस स्थल पर किस कालीन मानव के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी नदी घाटियां हैं। ठीक है, नदी घाटियां, भीमबेटका ये भी आपका नर्मदा घाटी, नागार्जुन कोंडा ये आपका कृष्णा नदी घाटी में पड़ता है, कुर्तलायन नदी घाटी। तो मेन रीजन क्या है कि नदी घाटियों में ही इनसे रिलेटेड साक्ष्य क्यों प्राप्त हो रहे हैं। देखो, जो प्रारंभिक कालीन मानव था, इसको अपने जीवन यापन के लिए ओनली पत्थर की नीड थी। पत्थर पत्थर से क्या करता था, ये पत्थर को उपकरण के रूप में अपने यूज में लेता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉलेज नहीं थी। पत्थर का यूज इसने अपने उपकरण के रूप में किया, जिससे ये करता था शिकार। इसके अलावा शिकार तो मिल गया, इसके अलावा इसको नीड होती थी पानी की। ठीक है, तो ये दोनों चीजों इसको भरपूर मात्रा में ओनली नदी घाटियों में मिल सकती थी। तो प्रारंभिक मानवों ने जो अपना निवास स्थान बनाया, वो नदी घाटियों के आसपास जो भी ऊंचाई वाले सिरे होते हैं ना, सपोज करो ये आपका नदी घाटी है, बीच में नदी बह रही है, ये साइड में थोड़ा चोटी है। ठीक है, तो थोड़ा इन्होंने ऊंचाई वाले एरियाज को ही अपने निवास स्थल के रूप में चुना। तो मेन कारण यही है कि जो प्रारंभिक मानवों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो ओनली नदी घाटियों में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर क्यों प्राप्त होते हैं, बिकॉज इनकी पत्थर और पानी की जो भी जरूरतें थी, इन्हें नदी घाटियों से भरपूर मात्रा में मिलती रहती थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इनको एक बार हम इनके उपकरण देख लेंगे। कई बार आपका एज अ एमसीक्यू में डायरेक्ट इनके उपकरण पूछ लेते हैं, कौन सा उपकरण किस टाइम पीरियड की विशेषता थी। देखो, इनके द्वारा जो उपकरण आपका यूज किए जाते हैं अपनी दैनिक जीवन में, वो आपका स्क्रैपर, ब्लेड, हैंड एक्स। हैंड एक्स होता है आपका फेंक के मारने वाली चीजें। सपोज करो आप चेयर पे बैठे हो, आप चेयर उठा के किसी को मारो, तो ये हैंड एक्स हो गया। और सेकंड हो गया आपका चोपर, चोपिंग। इसी वे में याद करना है आपको। पैबुल, पैबुल होता है आपका जो नदी घाटियों में जो नदियों के अंदर जो पत्थर होते हैं पानी के बहाव से घिस जाते हैं और एक धारनुमा संरचना का रूप ले लेते हैं, उसी को पैबुल बोला जाता है। इसी प्रकार पूरा पाषाण की अंतिम अवस्था में हमें हड्डियों से निर्मित औजार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हड्डियों से निर्मित।
यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हम हमारा हो गया है 3 पॉइंट्स में। आपका फर्स्ट आपका भौगोलिक विस्तार, दूसरा आपका उपकरण, ठीक है। अभी जो बचा है हमारा जीवन यापन, उस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीवन यापन आपका पूरा पाषाण कालीन मानव का। देखो जो आपका कंप्लीट पूरा पाषाण है कहीं ना कहीं हिमयुग से संबंधित रहा है। हिमयुग यानी कि प्लिस्टोसीन, वर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। मुझसे पेन टैप पे लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अभी अभी मैंने इसको परचेज किया है। तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सही करते रहना वर्ड। बाकी मैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट ओके रहेगी, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल का जो संबंध है प्लिस्टोसीन युग से रहा है कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर जो था मौसम हिमयुग से संबंधित रहा है, तो हिमयुग का जो प्रभाव रहेगा वो यहाँ की वनस्पतियों, यहाँ के जीव जंतु और इनके जीवन यापन पे भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। देखो हम मानते हैं, अगर किसी को ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत भी लगाव होगा उसको मालूम होगा कि जो हम अभी जिस काल में जी रहे हैं इसको हम क्वाटरनी युग बोलते हैं, क्वाटरनरी युग, ठीक है। ये भी आपका 2 फेज में डिवाइड है। आपका एक तो है प्लिस्टोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन, दूसरा है आपका होलोसीन, ठीक है। अभी जो मौसम में हम गर्माहट देखते हैं वो होलोसीन के स्टार्टिंग से है, ठीक है। होलोसीन में हमारा जो आज का इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो होलोसीन में जैसे ही हम एंटर करते हैं आपका, तो हमारे मौसम में थोड़ी बहुत गर्माहट देखने को मिलेगी। ये आपका जो संबंध रहेगा ये मध्य पाषाण काल से रहेगा, मध्य पाषाण, ठीक है। तो आपका अभी हमें देखना है पूरा पाषाणकालीन मानव जो था वो हिमयुग में जी रहा था। हिमयुग का जो प्रभाव था यहाँ की वनस्पतियों प्लस यहाँ पे पशुओं पर और इनके संपूर्ण जीवन यापन जो भी कंप्लीट चीजें हैं उस पर दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपका हिमयुग रहेगा तो पशु क्या रहेगा, इनका आकार बड़ा आकार रहेगा, बड़े आकार के पशु देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनका जो अभी जीवन यापन का तरीका था वो ओनली खाद्य संग्राहक, वनस्पतियों का संग्रह करते थे, खाद्य संग्राहक प्लस शिकार, ये 2 चीजें थी जिस पर ये डिपेंड थे अपने जीवन यापन को लेकर, ठीक है। कालीन मानव का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं खाद्य संग्राहक और शिकार, ये 2 चीजें थी जो इनके जीवन यापन का आधार थी, ठीक है। इनको आग का ज्ञान अभी तक हुआ नहीं था, आग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण क्या था ये अपने भोजन को कच्चा ही खाते थे। इसके अलावा हम पूरा पाषाण के लास्ट फेज में देखते हैं कि इन्होंने कुछ कृत्रिम गुफाओं का निर्माण भी किया, जैसे कि आपका भीमबेटका। इसके अलावा बेलन नदी घाटी में आपका इलाहाबाद और मिर्जापुर के जो भी हिल्स पड़ती है वहां पर भी हमें कुछ कृत्रिम गुफाओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। चूंकि मानव अभी भी खाद्य संग्राहक और शिकार पर निर्भर था, तो ये उत्पादक ना होकर उपभोक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, ठीक है। ये ओनली प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर था। बट यहाँ पर हम देखो एक चीज देख रहे हैं, जैसे ही पूरा पाषाण काल का अंतिम फेज आता है तो इन्होंने हड्डी से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग किया, ठीक है। हड्डी से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग किया। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काल का मानव कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बिकॉज इन्होंने पत्थरों के अलावा भी इसने हड्डी के उपकरणों का यूज करना स्टार्ट किया। कुछ कृत्रिम गुफाओं के भी साक्ष्य मिल रहे हैं हमें पूरा पाषाण फेज में। तो हम इससे नॉर्मल अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काल का मानव अपने जीवन यापन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका से नर्मदा घाटी में पड़ता है, यहाँ पे हमें कुछ चित्रकला के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों से आपका हड्डी के उपकरण, अब यहाँ पे कृत्रिम गुफाएं, ठीक है, और जो इनकी चित्रकारी है, इससे हम इजिली अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काल का मानव अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। बट है वो अभी भी खाद्य संग्राहक और उपभोक्ता या शिकारी के रूप में हम उसको परिभाषित करेंगे।
इसके अलावा इस काल में जो इनका जीवन यापन था, यानी कि जो इनकी सामाजिक पद्धति या इनका रीति रिवाज, धर्म वगैरह क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिलती है, और जो भी जानकारी मिली है इनके उपकरणों के आधार पर मिली है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, भारत में तो वैसे पूरा पाषाण कालीन मानव के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु पूरा पाषाण कालीन मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिला है हमें, खोपड़ी का साक्ष्य, इसको बोलते हैं होमोसैम्पियंस। ये है आपका नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट नोट है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ तक हमने पूरा पाषाण अपना फेज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह हम मध्य पाषाण काल, आपका नव पाषाण काल, इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे एक पाषाण कालीन जो भी हमारी हिस्ट्री है वो कंप्लीट हमें नॉलेज में आ जाएगी। सेम इसी तरह हम अपना मध्य पाषाण काल को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल आ जाते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है आपका 10,000 BC टू लगभग 6 से 7,000 BC। ठीक है, फर्स्ट इसका हम देखेंगे भौगोलिक विस्तार। इसके जो प्रमुख विस्तार देखेंगे हम, आपका प्रतापगढ़ में देख सकते हैं हम, प्रतापगढ़ में आपका पड़ता है सराय नाहरराय। यहां से हमें अफजली हड्डियां मिली है। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस काल में आग की नॉलेज, आग का ज्ञान मानव को हो गया था। ठीक है, इसके अलावा हमें आपका राजस्थान का बागोर, प्लस आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़, यहां से हमें कंप्लीटली पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अदर साइट ले लो, मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ता है ये, अफगानिस्तान में, सॉरी। ठीक है, यहां से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। प्लस आपका इलाहाबाद में ही आपका चौपानी मांडो है, बेलन घाटी में। यहां से हमें झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। कई सारी झोपड़ियां हैं जो लगभग मधुमक्खी के छत्ते के आकार के आधार पर एक दूसरे से चिपक के बनाई गई है। ठीक है, इस तरह मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, चौपानी मांडो से। तो इस हम मध्य पाषाण काल में जैसे एंटर करते हैं हमें थोड़ा आग के साक्ष्य मिलते हैं, जो आपका सराय नाहरराय से अफजली हड्डियां मिल रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की नॉलेज इनको धीरे धीरे हो गई थी। इसके अलावा इन्होंने कृत्रिम आवाज बनाना भी स्टार्ट किया, जो आपका इलाहाबाद की चौपानी मांडो से हमें झोपड़ी के साक्ष्य मिल रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के। इसके अलावा राजस्थान का बागोर है, एमपी का आजमगढ़ है, यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इससे अगर आपका अफगानिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से भी हमें कहीं ना कहीं पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो हम अब देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल से जैसे हम मध्य पाषाण काल में एंटर हो रहे हैं तो हमारी कुछ चेंजेस इंडिकेट हो रहे हैं। ठीक है, हमें साइट्स को पढ़ने को हमारे पास लगभग 1200 से 2000 साइट्स हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका पाषाण काल से, बट हमें उन्हीं साइट्स को पढ़ना है जो किसी ना किसी परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नहीं तो सिलेबस में इतना बिखराव है। ये स्टार्टिंग के एंसेंट में एक दो टॉपिक ऐसे रहेंगे इसमें इतना बिखराव है कि आप उसको समेट नहीं पाओगे। तो हमें ओनली उन्हें ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। देखिए यहाँ पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं ये साक्ष्य भी हमें नदी घाटियों के आसपास ही मिल रहे हैं। मैदानों में अभी मानव आया नहीं है। मैदान में मानव तब उतरेगा जब उसको प्रॉपर एग्रीकल्चर का ज्ञान होगा, और एग्रीकल्चर का ज्ञान हमें थर्ड फेज में होता है आपका नव पाषाण काल में। ठीक है, ये जो सारे स्थल है आपका नदी घाटियों के आसपास ही है। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको आप याद करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनके द्वारा
यूज किए गए उपकरण। देखो उपकरण में क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, इनके जो उपकरण है पूरा पाषाण काल की अपेक्षा सूक्ष्म आकार के उपकरण का यूज किया जा रहा है, सूक्ष्म आकार, जिस कारण इसको माइक्रोलीथ युग भी कहा जाता है। माइक्रोलीथ यानी कि सूक्ष्म औजार, ठीक है। जो आपका पूरा पाषाण कालीन मानव था वो कहीं ना कहीं बेडोल, भद्दे, बड़े आकार के उपकरणों का यूज कर रहा है पत्थर से निर्मित। बट आप मध्य पाषाण काल में जैसे ही एंटर होते हो तो आपको सूक्ष्म औजार देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही इसी काल में लगभग तीर कमान का भी यूज मानव द्वारा किया गया, जो हम फेंक के चला सकते थे, फेंक के मार सकते थे अपने शिकार को, ठीक है। इस काल में जो मेन उपकरण यूज किए गए हैं उनका आकार अर्ध चंद्राकार और त्रिभुजाकार उपकरणों का यूज किया गया है। आकार में जो चेंजेस आए हैं वो पहले की अपेक्षा सूक्ष्म हो गए हैं, ठीक है। उपकरण में हमें मध्य पाषाण काल में ओनली यही याद रखना है। अब देखते हैं इनका जीवन यापन। देखो हमने पढ़ा था अभी लास्ट टाइम कि आपका होलोसीन युग में वातावरण में थोड़ी गर्माहट आई और मध्य पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 10,000 बीसी से स्टार्ट होता है। तो 10,000 बीसी के आसपास ही आपका होलोसीन युग प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जैसे ही मौसम में गर्माहट आई, मौसम में गर्माहट आई तो उसका प्रभाव यहाँ की वनस्पतियों और यहाँ के जीव जंतुओं पर भी पड़ा, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आते आते आपका जैसी गर्माहट आती है आपके मौसम में, तो भी पशुओं का भी आकार सूक्ष्म हो जाता है, छोटा, पशु आकार छोटा। तो अब पहले की अपेक्षा छोटे पशुओं का शिकार किया जाने लगा, जिसमें आपका मछली या अदर कुछ भी ले लीजिए जिनका आकार छोटा हो। इसमें रहेगा मनुष्य आज भी मध्य पाषाण काल में भी आज भी उपभोक्ता के रोल में था, यानी कि वो अभी भी खाद्य संग्राहक और शिकार के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था। एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं हुई थी। सराय नाहर राय से जो हमें अज्जरी हड्डियां मिली है उसके आधार पर हमें ज्ञात होता है कि आग का ज्ञान इस काल के मानव को हो गया था, ठीक है। जिसका यूज वो अपने शिकार को कहीं ना कहीं भूनकर खाने में या अपना रात में पशुओं से बचने के लिए, या अदर ले लीजिए आप अपना एक बड़े एरिया को जलाकर उसको अपने निवास स्थान के रूप में यूज करने के लिए प्रयोग कर सकता था। आग के आविष्कार को इनके द्वारा जो भी आग का आविष्कार किया गया हम इस रूप में देखते हैं उसको, ठीक है। इस फेज में हमें कृषि का ज्ञान तो नहीं होता है, बट कहीं कहीं हमें सिलबट्टे का भी ज्ञान मिला है। सिलबट्टा, मसाला पीसते हैं ना, सिलबट्टा का साक्ष्य, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन ला रहा है, खान पान में परिवर्तन। सिलबट्टे के साक्ष्य जो है आपका सराय नाहर राय से मिले हैं, प्रतापगढ़। इसके अलावा कृषि का ज्ञान अभी तक मानव को नहीं हुआ है। तो हम इन सब चीजों से सिंपली अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में काफी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि आपकी नॉर्मल नॉलेज हो गई थी, उसको सिलबट्टे का यूज हो रहा है जिस पर अंदाजा लगाया जा सकता है इजिली कि अपने खान पान में परिवर्तन ला रहे हैं। इसके अलावा इन्हें इस काल में कहीं ना कहीं बर्तन का ज्ञान भी हो गया था, ठीक है। जो बर्तन का ज्ञान है इसको हम अपवाद स्वरूप ही मानते हैं। तो अपवाद स्वरूप का मतलब रहेगा कि अपवाद स्वरूप यानी कि बर्तन का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बर्तन के साक्ष्य हमें किस काल या किस टाइम पीरियड में प्राप्त होते हैं, अगर उसमें मध्य पाषाण ऑप्शन में रहता है तो उसको डिनाई करना है। ओनली नव पाषाण काल में नियमित बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, तो अपवाद का मतलब होता है कि ये इस काल में हुआ नहीं था। बट हम यहाँ देख लेंगे कि
बर्तन के साक्ष्य में अपवाद स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं आपका मध्य पाषाण काल में इक्के दुक्के स्थानों पर। आगे देखते हैं। इसके अलावा हमें अंतिम संस्कार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आपका प्रतापगढ़ के ही दमदमा और एक है आपका महादहा। ये दो साइट्स ऐसे हैं जहां पर हमें शमशान के रूप में काफी सारे कब्रिस्तान दिखाई देते हैं, ठीक है, जहां पर अंतिम संस्कार की विधि संपन्न की गई हो, प्लस इसके साथ ही हड्डियों के आभूषण। ये दो साइडों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इससे हम इजीली अंदाजा लगा रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के मानव में काफी सारे चेंजेस आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने मध्य पाषाण काल और आपका पूरा पाषाण काल का जीवन यापन, उनके द्वारा यूज किए गए उपकरण और उनका भौगोलिक विस्तार को कंप्लीटली कवर कर लिया है। सेम इसी तरह हम नवपाषाण में आपका जीवन यापन, उपकरण और इनका भौगोलिक विस्तार कवर करेंगे। और जब हम इन तीनों चीजों को, इन तीनों पार्ट्स को एक बार मिक्स करेंगे तो पूरा का पूरा पाषाण काल हमारे पास रहेगा, ठीक है। हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी तक जो भी हमारे टेलीग्राम से ऐड नहीं हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप अगर चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। आगे हम इसी तरह अपने लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। प्लस अगर आपको कुछ सजेशन या कुछ सुझाव देना है तो आप कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।